जा रहे हैं तो अपनी नोटबुक में लिख लें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एक बार एसएसटी में ये प्रश्न आ चुका है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में पढ़ना है। देखो रीट में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पूछा गया है। रीट के पेपर देखना, 4 पेपर हुए, 4 पेपरों में लगभग 3 पेपरों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पूछा गया है। देखो विशेष है, जब थर्ड ग्रेड एग्जाम होता है, रीट का एग्जाम होता है, 90% इसी राजा को पूछा जाता है या समुद्रगुप्त को पूछा जाता है। जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है उस समय समुद्रगुप्त सर्वाधिक पूछा जाता है या कुमारगुप्त प्रथम को पूछा जाता है। एक बात, फर्स्ट ग्रेड होता है तो ये राजा पूछा जाता है और किताब पूछी जाती है। ठीक है, तो पहले प्रश्न बता देता हूं इस राजा को पढ़ाने से पहले। पहला जो क्वेश्चन था 2011 का, उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था, यहाँ के कर्मचारी भोगी हैं और किसान राजा की भूमि जोतते हैं। ये कथन एक चीनी यात्री ने इस राजा के बारे में कहा। ये प्रश्न 2011 में कृष्णा चौधरी जी आया था, ताराचंद, ये क्वेश्चन 2011 में आया था रीट में। 2012 जब रीट का उस समय आरटेट के नाम से था, उस समय क्वेश्चन आया था कि लोग घरों के ताले नहीं लगाते, लोग घरों के ताले नहीं लगाते, यह एक चीनी यात्री ने किस राजा के बारे में कहा? यह क्वेश्चन आया था 2012 में। आयन का कथन है ये दोनों, और ये दोनों कथन किसके बारे में थे? तो ऑप्शन में राजा दे रखे थे और ऑप्शन में था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। एक बात, तो क्वेश्चन हो गए। और 2016 का पेपर होता है, 2016 के पेपर में पूछा गया था श्रेणी युग किसे कहा जाता है? किस काल को श्रेणी युग कहते हैं? तो आंसर क्या था? गुप्त काल था। 2017-18 जो वैकेंसी गई है इसमें क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में निम्न में से कौन सा विद्वान नवरत्नों में नहीं था? तारा शर्मा जी नमस्ते। कौन सा विद्वान नहीं था? उसमें 4 ऑप्शन आए थे, बररुचि, बरामिहिर, धन्वंतरी और फायान। तो आंसर था उसमें फायान। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको रीट के बताए, इसलिए रीट के लेवल में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध राजा, यदि क्वेश्चन आ जाए गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा निम्न में से कौन है, तो ध्यान रखना ये राजा नहीं होगा, समुद्रगुप्त होगा। निम्न में से गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा कौन है, तो आपको समुद्रगुप्त करना है। यदि आ जाए गुप्त वंश का श्रेष्ठतम एवं महानतम शासक, तो ध्यान रखना गुप्त वंश का श्रेष्ठतम एवं महानतम शासक पूछे तो आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर करना है। प्रतापी राजा आ जाए, प्रसिद्ध राजा आ जाए तो आपको क्या करना है? समुद्रगुप्त करना है। प्रसिद्ध राजा आ जाए तो आपको समुद्रगुप्त करना है। श्रेष्ठतम और महानतम शासक आ जाए तो आपको विक्रमादित्य करना है। ये विशेष करके ध्यान रखना। हाँ जी निशा जी, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे सरल प्रश्न हैं, वो हमसे गलती हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब इसने अपने बड़े भाई को मारा, मैंने आपको कहानी सुना दी, बड़े भाई रामगुप्त की कहानी सुना दी है। जिन्होंने नहीं सुनी है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो रामगुप्त की। इसका जो बड़ा भाई था रामगुप्त, इसकी हत्या
एक छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने की और इस प्रकार उसकी राजगद्दी हथियाली और इस प्रकार ये राजा बना 300 ईस्वी में और इसका शासनकाल 412 ईस्वी तक। और अपने भाई को मार करके सबसे पहले इसने अपने भाई को मारा, रामगुप्त को मारा और इस प्रकार 380 में और ये है मगध की राजगद्दी पे बैठ गया। कोई कहते हैं हत्या लिया, राजगद्दी इसने बबीता जी छीनी। हाँ जी रश्मि जी ध्यान रखना, एक बार रश्मि जी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, हमारे इतिहासकार कहते हैं इसके शासनकाल को भारतीय कला साहित्य एवं संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है। एक बात विशेष करके इसको ध्यान रखना भाई, एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का या भारतीय कला का संस्कृति का स्वर्णकाल या श्रेणी युग किसे कहते हैं? गुप्त का काल को कहते हैं। यदि राजा पूछ लिया, श्रेणी युग पूछ लिया, राजा पूछ लिया तो आप समुद्रगुप्त मत करना और आप आंसर करना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ध्यान रखना क्योंकि एक क्वेश्चन तो ये आ चुका है, रीट में आ चुका है 2016 में। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था कि भारतीय श्रेणी युग काल किसे कहते हैं, स्वर्णकाल किसे कहते हैं, क्लासिक युग किसे कहते हैं, तो गुप्त काल करा। यदि आपको राजा दे दे 4 तो आपको ध्यान रखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करना है, चंद्रगुप्त द्वितीय करना है। रोतेश कुमारी जी, सरोज जी, रश्मि जी, सभी को नमस्ते। तो विशेष करके मैं एक छोटी छोटी गलतियां बता रहा हूं, हम आया हुआ क्वेश्चन गलत कर जाते हैं क्योंकि हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं पहले इस राजा को पढ़ाने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता रहा हूं। एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात कि अनेक इतिहासकार कहते हैं कि इसका जो शासन काल था वो राजनीतिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से चरमोत्कर्ष काल था। ये ध्यान रखना। या फिर पूछे ब्राह्मणों का ऐसा कौन सा राजा था जिसके समय ब्राह्मणों का चरमोत्कर्ष काल रहा, अर्थात ब्राह्मणों की सर्वाधिक उन्नति हुई। कहने का मतलब है इस काल में ब्राह्मणों को सर्वाधिक सम्मान दिया गया। इसने अपना राज्याभिषेक कराया तो अनेक उपाधियां धारण की। इसका राज्याभिषेक 380 ईस्वी मानते हैं और इसने अनेक उपाधियां धारण की। अब इन उपाधियों को विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में नेट का पेपर हुआ, उस नेट के पेपर में इस क्वेश्चन बहुत पूछ लिया गया। ठीक है कल्पना जी, हाँ जी धन्यवाद। अब ध्यान रखना मेरे मित्रों, तो आपको विशेष करके इसकी राज्याभिषेक की उपाधियां विशेष करके आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हम ऊपर से पढ़ जाते हैं और नेट में यहां से गहराई में प्रश्न दे दिया। जब ये राजा बना था अपने भाई को मार करके और अपनी भाभी से विवाह किया था, उसे अपनी पत्नी बनाया था, उसे अपनी पटरानी बनाया था और जब ये राजगद्दी पे बैठा तो सबसे पहले इसने उपाधि धारण की थी परम भागवत की। ये क्वेश्चन आने के चांस है पूरे। प्राचीन भारत का राजा या गुप्त वंश का ऐसा पहला राजा जिसने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्राचीन भारत का राजा आ जाए या तनुजी ध्यान रखना, या गुप्त वंश का ऐसा पहला राजा आ जाए जिसने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो आपको आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय करना है। हाँ, प्रथम उपाधि धारण करने वाला पहला राजा सबसे पहले इस उपाधि को धारण किया। फिर ये अनेक उपाधियों धारण किया जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री,
ऐसी अनेक उपाधियां इसने धारण की थी। देवराज, देवगुप्त, देवश्री या देव के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय करना था, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको अभी हाल ही में देवराज, देवगुप्त के नाम से किसे जाना गया है, ये नेट में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था नेट में। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लग गए कि इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, एक बात। दूसरा, ठीक है, नरेंद्र के नाम से नरेंद्र सिंह भी इसे कहते हैं। सिंह नरेंद्र आ जाए या विक्रमांक आ जाए, जैसे चौथा शब्द है विक्रमांक शब्द आ जाए, विक्रम शब्द आ जाए, विक्रम सिंह शब्द आ जाए, विक्रम अजीत आ जाए या अजीत विक्रम आ जाए, तो आपको ध्यान रखना इसी को कर देना। विक्रम शब्द अनेक विक्रम नाम से न्याजी ज्योति, ध्यान रखना विक्रमांक आ जाए या विक्रम अजीत आ जाए, ये सब दे रखी है किताबों में, दिल्ली वाली किताबों में है, ये तुम्हारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली किताबों में है, वहां से पूछा गया है। विक्रमांक, विक्रम अजीत, विक्रम सिंह, ठीक है, विक्रमांक, विक्रम अजीत, विक्रम सिंह, सिंह विक्रम, कुछ भी शब्द आ जाए, और नरेंद्र, विक्रम, देवराज, देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, ये एक जैसी उपाधियां हैं, तो आपको आंसर करना है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है बबीता जी, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें मैं आपको एनसीईआरटी बुकों की बता रहा हूं, एक बात, क्योंकि इन पे हम ध्यान नहीं देते। 4 उपाधि हो गई। अब 5वीं उपाधि इसकी, इसे सकारी भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं अभी बताने वाला हूं, याद कर लो। यहां तो सकारी भी इसको कहते हैं, विक्रमादित्य भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको सेकंड ईयर में पूछा गया है, विक्रमादित्य पूछा गया है, सकारी इसमें पूछा गया है, परम भागवत, ये उपाधि विशेष करके आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ, विष्णु जी, रेणु जी, नेहा जी, कल्पना जी, प्रहलाद जी, ज्योति जी, नेहा जी, ठीक है, विष्णु जी, सभी को दोबारा पुनः आपको याद करने की कोशिश करा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक लगभग आता है, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी गहराई में ये बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें, फिर मैं आपको इसकी पूरी दिनचर्या, इसके परिवार, इसके जीवन में क्या घटना हुई, ऐसा क्या हुआ इसके जीवन में, पूरी जीवन लीला अभी समझाने जा रहा हूँ, और कल आपकी कला संस्कृति इसकी बताऊंगा। ठीक है, तो उतारें इसको। कौन सा टॉपिक है सत्यवीर जी? गुप्त वंश चल रहा है। गुप्त वंश का प्रसिद्ध श्रेष्ठतम राजा चल रहा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। ठीक है, कल्पना जी फटाफट उतारें, मिटा दो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से घर, आराम से। देवी, दत्ता देवी, पिता कौन था? समुद्रगुप्त, और पत्नी जो प्रसिद्ध मैंने आपको बताई, और इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी। इतना आप जानते हैं। अब सुनिए इतिहास। कहते हैं 380 ईस्वी में यह राजा बना। राजा बनने के बाद राजा बनते इसने वैवाहिक नीति अपनाई। वैवाहिक नीति के तहत जब ये राजा बना था, इसने अपनी भाभी से विवाह किया था, ध्रुव देवी से। अब इसके मन में आया, जब से मेरी भाभी मेरे जीवन में आई, मेरी घरवाली बनी और मैं राजा बना, मैंने कभी नहीं सोचा मैं राजा बन जाऊंगा, मेरा भाई राजा था जबकि मैं बन गया। क्यों? ये मेरे जीवन में आई। कहते हैं महिलाओं को बहुत बड़ा स्थान होता है पुरुषों के उत्थान में। ठीक है, इस प्रकार इसलिए इसने वैवाहिक नीति अपनाई। इस प्रकार कहते हैं प्रसिद्ध जो पत्नी थी, प्रसिद्ध जो रानी थी, ध्रुव देवी थी, और ध्रुव देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ। ध्रुव देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र का नाम था कुमार गुप्त, जो प्रथम के नाम से चर्चित होगा। कि गुप्त वंश के 3 राजा हुए थे, कुमार गुप्त नाम के 3 राजा हुए थे गुप्त वंश में। तो आपको ध्यान रखना, कुमार विवाह नागवंशी रानी पद्मावती क्षेत्र है दक्षिण में, दक्षिण मध्य में पड़ता है, मथुरा, ऐच्छत, इनके आसपास का क्षेत्र नागवंशी कहलाता था। तो इसने एक नागवंशी राजकुमारी, उसका नाम कुबेर नागा,
क्या नाम था? कुबेर नागा के यूपी टेट के पेपर में पत्नियां रानियां पूछी गई हैं। कुबेर नागा से इसने विवाह किया और इससे एक पुत्री का जन्म हुआ। इससे हुआ पुत्र और इससे हुआ पुत्री का जन्म, और पुत्री थी प्रभावती गुप्त। ठीक है साहब, इसका विवाह हो गया, समय बीतता गया और इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कहते हैं वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश के राजा, जो अंतिम वंश का वाकाटक वंश का अंतिम राजा था, उसका नाम रुद्रसेन द्वितीय था। इससे कर दिया। और इस वाकाटक वंश के राजाओं की राजधानी जो उज्जैन थी, जिनका साम्राज्य महाराष्ट्र से लेकर के मध्य मालवा तक था, और इस समय इनकी राजधानी उज्जैन थी। तो उज्जैन का ब्राह्मण वंश का एक राजा था रुद्रसेन द्वितीय, उसके साथ कर दिया। रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया, जो वाकाटक वंश का अंतिम राजा माना जाता है। समय बीतता गया, प्रभावती गुप्त युवा शादी लायक हो गई, इधर कुमार गुप्त भी शादी लायक हो गया। इस प्रकार इसने वैवाहिक नीति को आगे बढ़ाया और वैवाहिक नीति के तहत, ठीक है, अनंत कुमारी से इसने विवाह किया, जो काकुत्य वर्मन कुंतल, जो कर्नाटक में है, कुंतल वंश, कदम वंश, कुंतल नरेश कर्नाटक को कहते हैं कदम वंश, काकुत्य वर्मन नाम का राजा था, उसकी राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह कर दिया। और अपनी बेटी का विवाह जो वाकाटक वंश का राजकुमार था और जो आगे राजा बना, जिसका नाम रुद्रसेन द्वितीय था, उसके साथ विवाह किया। समय बीतता गया। मैंने आपको बताया था जब ये राजा बना था तो इसने अपने भाई को मारा था, लेकिन भाई से पहले इसने शक वंश के एक राजा को मारा था, उसका नाम था शकराज। क्या नाम था? कालिदास के ग्रंथों में, फायन के ग्रंथों में और मथुरा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है इस राजा की। उसके अनुसार कहते हैं शक राजा को मारा था, शक वंश के एक राजा को मारा था, और कहा जाता है इसका एक बेटा था शक वंश का राजा, उसका नाम रुद्रसेन तृतीय था, जो शक वंश का अंतिम राजा माना जाता है। ये शक वंश का अंतिम राजा है और ये वाकाटक वंश का अंतिम राजा है, ध्यान रखना, वाकाटक वंश का अंतिम राजा। अब ये अपने पिता का बदला लेना चाहता है फिल्मों की तरह। जैसे कोई अभिनेता किसी खलनायक को मार देता है तो उसका खलनायक का लड़का जब बड़ा हो जाता है तो नायक के पीछे पड़ जाता, वही स्थिति यहाँ हुई, और कहते हैं रुद्र सिंह तृतीय जब शक वंश का राजा बना तो ये इससे बदला लेना चाहता था, चंद्रगुप्त द्वितीय से बदला लेना चाहता था। इसलिए इसने क्या किया कि इस पे तो इसने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इससे मालूम है पाटलिपुत्र पे यदि मैं आक्रमण करूंगा तो ये मेरे से शक्तिशाली मुझे मार देगा। लेकिन इसने सोचा जैसे मैं ने अपना पालन पोषण अपने पिता की गोद में नहीं किया, मैं अपने पिता के लिए तरसा, पूरा जीवन तरसा, और इस प्रकार मैं भी इसे तरसा के मारूंगा। इसलिए रुद्र सिंह तृतीय ने इसके दामाद, और दामाद कौन हो? वाकाटक वंश का राजा, ठीक है, कौन था? वाकाटक वंश का राजा था। और कौन था? रुद्र सिंह तृतीय जो अंतिम शक वंश का राजा था, उसने वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय पर, जो उज्जैन का राजा था, इस पर आक्रमण कर दिया। और इस प्रकार इस संघर्ष में रुद्रसेन द्वितीय मारा गया। कौन मारा गया? रुद्रसेन द्वितीय मारा गया। और प्रभावती गुप्त अपने दो पुत्र, जिसमें दिवाकर और दामोदर, दिवाकर बड़ा बेटा था, वो मारा गया, और दामोदर को लेकर के प्रभावती गुप्त अपने पिता के पास पहुंची है। और इस प्रकार पिता अपने बड़े बेटा कुमार गुप्त और कहते हैं प्रभावती गुप्त के साथ जो वाकाटक सेना थी उसको इकट्ठा करके उसकी सहायता से प्रभावती गुप्त अर्थात वाकाटक वंश की राजा की सेना की सहायता से अपने बेटा को लेकर के और किस पे आक्रमण कर देता है? उज्जैन पर। क्योंकि उज्जैन का राजा इस समय कौन है? इस समय उज्जैन का राजा कौन बन चुका था?
रुद्र सिंह तृतीय चुका था, रुद्र सिंह तृतीय राजा बन चुका था। और इस प्रकार कहते हैं, और रुद्र सिंह की हत्या किसने कर दी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कर दी। किसने कर दी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कर दी। और इस प्रकार रुद्र सिंह तृतीय भी मारा गया। और इस प्रकार और कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस क्षेत्र में आकर के, जो कहते हैं गुजरात और मालवा के आसपास का क्षेत्र था, इस पे आकर के और जड़ से शकों का उन्मूलन कर दिया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। शकों का उन्मूलन किसने किया? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, जो इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, अर्थात इस वंश का नाश कर देना, एक भी नहीं बचा। और इस प्रकार हिंदुस्तान से शक वंश की नींव ही खत्म कर दी। ठीक है। और इस प्रकार मेरे मित्रों, जड़ से उखाड़ फेंकना कहने का मतलब जड़ से उन्मूलन कर देना, बिल्कुल वंश को खत्म कर देना। इसने वंश को खत्म कर दिया और इस प्रकार उज्जैन बना लिया, दूसरी राजधानी बना लिया। और पहली राजधानी पे अपना बेटा प्रशासक बना दिया। पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, जो मगध क्षेत्र की राजधानी थी। दूसरी राजधानी उज्जैन, जो मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में पड़ती है। और यहाँ की प्रशासक उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त को बना दिया। किसको बना दिया? प्रभावती गुप्त को बना दिया। इस प्रकार प्रभावती गुप्त को भारत की प्रथम हिंदू महिला शासका कहते हैं। ये आप ध्यान रखना, भारत की प्रथम हिंदू महिला शासका। तो ध्यान रखना, आंसर आएगा आपका ये। भारत में या भारत की पहली हिंदू महिला शासका किसे कहते हैं? रजिया सुल्तान मुस्लिम महिला शासका थी, पूरे हिंदुस्तान पे राजा के शासन किया, लेकिन इसने केवल उज्जैन पे किया। तो भारत में प्रथम हिंदू महिला शासका किसे कहते हैं? प्रभावती गुप्त को कहते हैं, क्योंकि इसका उल्लेख हमें पूना ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलता है। पूना ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलता है, जो पूना से तांबा का एक अभिलेख स्वयं किसने लिखवाया था? प्रभाव। और ऐसे करके इसने अपनी दो राजधानी बना ली। अब जैसे शकों का उन्मूलन किया, अब शक उन्मूलन के उपलक्ष्य में अब ये उपलब्धि आपको ध्यान रखनी है। शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में इसने कौन सी उपाधि दान की? विक्रमादित्य की। इसको आप ध्यान रख लेना, सीधा प्रश्न आ जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि दान की थी? तो आपको शक विजय के उपलक्ष्य में, शक विजय के उपलक्ष्य में दान की थी। और इसलिए जब हैंगसांग 7वीं सदी में आएगा, ठीक है, हर्षवर्धन के समय आएगा, प्रसिद्ध दूसरा चीनी यात्री आएगा, वह इसे इसीलिए शकारी कहेंगे, शकों का उन्मूलन करने वाला, ठीक है, कहेंगे। और इस प्रकार विक्रमादित्य की इसने उपाधि धारण कर ली। एक बात, ये तो इसकी दो उपाधि हो गई, ठीक है। विशेष करके आपको दूसरी बात है, इसने एक इस विजय के उपलक्ष्य में सिक्का चलाया। इस सिक्के पे विशेष आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने एक सिक्का चलाया, बताइए कौन सा सिक्का है पंकज जी, बताइए। तो आपको ध्यान रखना, रूपक सिक्का है। और रूपक किसका है? चांदी का। ये क्वेश्चन आ सकता है, मध्यकाल में, गुप्त काल में रूपक सिक्का किस धातु का था? क्योंकि दीनार आ चुका है, वो दिरहम आ चुका है, पेपर में आपको रीट में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ बनता है कि रूपक मध्यकाल में किस धातु का सिक्का था? तो चांदी। या किसने चलाया? तो आपको ध्यान रखना, किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, एक विशेष करके। रूपक सिक्का है विष्णु जी, बबीता जी, विजय जी, तनु जी, संतोष जी, नेहा जी, ध्यान रखना। इस प्रकार रूपक सिक्का हो गया, चांदी का सिक्का हो गया। अब इस पे किसका चित्र बना हुआ है? व्याघ्र अंकित, व्याघ्र टाइगर का। ये आपको ध्यान रखना, कैसा सिक्का है? व्याघ्र अंकित सिक्का है। एक बात, उपाधि दान कर ली। इस विजय के उपलक्ष्य में रूपक नामक चांदी का सिक्का चला दिया। अब विजय स्तंभ तो बनवाएगा।
अब इसने भी एक विजय स्तंभ बनवाया, तो वह विजय स्तंभ भी इंपोर्टेंट है, मेहरौली का लौह विजय स्तंभ। तो लिखें, इस विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली में है मेहरौली नामक जगह, मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? इस विजय के उपलक्ष्य में मेहरौली के लोह स्तंभ का निर्माण करवाया, जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है, जिसे प्राचीन भारत का रसायन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहते हैं। प्राचीन काल का रसायन कला का, केमिस्ट्री का, रसायन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। विष्णु जी, तनु जी, सीमा जी, बबीता जी, पंकज जी, तो आज तक इस पे जंग नहीं लगी। एक बात ठीक है। और ये कहाँ बना हुआ है? कुतुब मीनार के पास कुंबत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, वो स्तंभ है जिस पर एक राजा का अंकन है। उस राजा का नाम है चंद्रकेवल। इस पे केवल इस राजा का नाम चंद्र लिखा हुआ है, जिसकी तुलना किससे की गई है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। एक बात ये हुआ। हाँ, कुतुब मीनार की तरफ है, कुंबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में। कुंबत उल इस्लाम मस्जिद जो है उसके बीचा बीच में ये मेहरौली का लोह स्तंभ बना हुआ है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है। पंकज जी, रोतेज जी, रूपक, ये चीज आपको विशेष करके ध्यान रखनी है, 10th क्लास में भी दे रखी है। एक बात, 390 में ये घटना हुई, 380 अर्थात 10 साल बाद ये घटना हुई थी। उसके दामाद मारा गया और दामाद मारने के बाद इसने उज्जैन पर अधिकार कर लिया, अपनी बेटी को वहाँ की प्रशासका बना दिया, जो इतिहास में पहली हिंदू महिला शासका के नाम से चर्चित हुई। अब कहते हैं इस घटना के 9 साल बाद एक चीनी यात्री, पहला चीनी यात्री आएगा। और पहला चीनी यात्री कौन था? फायान। कौन आया? पहला चीनी यात्री फायान आएगा। तो पहला चीनी यात्री कौन है? फायान। तो फायान के कथन में आपको बताने वाला हूं। अब कहते हैं इसी के शासन काल में कौन आता है? फायान। अब आप फटाफट फायान लिख लें, ठीक, डाल लो टॉपिक। इसके बारे में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बारे में तारा जी, निशा जी, बबीता जी, संतोष जी, ठीक है, अजय जी, कृष्णा जी, पंकज जी, ध्यान रखना, इसके बारे में रीट में, पेपर में पूछा गया है, इसलिए ये राजा इंपोर्टेंट है, आराम से इसको लिख लेना। अब देखिए फायान जी आए, और फायान जी कब आए? बहुत से बच्चे पूछते हैं गुरुजी कब आए हो? 15 वर्ष रहा था ये, ठीक है। 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत रहा। भारत आया, आगमन काल क्या हो गया इसका? 399, ठीक है। प्रस्थान काल पूछे कब गया, क्योंकि 10th क्लास में दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना, अर्थात कैसा रहा? 15 वर्ष रहा, ये बात ध्यान रखना। पैदल चल के आया था, स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से आया था, लेकिन जब लौट के गया था, आया किससे? स्थल मार्ग से आया था। गया कैसे? जल मार्ग से गया, बंदरगाह से गया। और कौन से बंदरगाह से गया, ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है। कौन से जल मार्ग? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में एक बंदरगाह था, कौन सा मैंने बता रखा है, पहले मौर्य काल में उसको भी बता रखा है। कौन सा बंदरगाह था? उसी बंदरगाह से होकर के ये गया ताम्रलिप्ति। तो ये क्वेश्चन बनता है, प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति क्या था? गुप्त काल में प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम बताइए। और जब ये जलमार्ग से आया था, स्थल मार्ग से आया था, दक्षिण तक पैठन तक गया था। पैठन क्या था? व्यापारिक केंद्र था। ये भी क्वेश्चन रीट में आ चुका है। रीट में ये क्वेश्चन आया था, गुप्त काल में एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, तो पैठन करना था, जो महाराष्ट्र में है। और यदि आया गुप्त काल में, निम्न में से कौन प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो पूर्वी बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। ये पश्चिमी है, पश्चिम क्षेत्र पे है, महाराष्ट्र की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर, और ये पूरब की ओर। ये विशेष करके ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तनु जी, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना, ठीक है। आया किससे? इसके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम पूछे तो कुमार जी,
ये कुमारजीव का शिष्य था। आ गया। अब आगमन का उद्देश्य पूछा जाए, इसके आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आगमन का यदि उद्देश्य पूछा जाए, नालंदा में शिक्षा अध्ययन करना, ऐसे प्रश्न आएंगे तो ध्यान रखना, भारत की यात्रा करने आया था। भारत की यात्रा करने आया, और भारत की यात्रा का मतलब है बौद्ध तीर्थ स्थलों और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने हेतु ये हिंदुस्तान आया। बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए हिंदुस्तान आया, और इसने इस भारत की यात्रा का उल्लेख कौन सी पुस्तक में किया है? अब इसकी पुस्तक भी आपको याद रखनी है। कौन सी पुस्तक? तो ध्यान रखना, फातेह फू काओ की। याद रखना, देखो फा और फाते ही फू, ऐसे याद कर लियो। फाते फू फू काओ की पुस्तक के अनुसार भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के लिए इसने भारत की यात्रा की और 15 वर्ष तक रहा, और इस प्रकार स्थल मार्ग से जल मार्ग से गया। सबसे पहले अब इसने यात्रा कहाँ की? मध्य देश की। ये ध्यान रखना, सबसे पहले फायन आया था, और सबसे पहले इसने मध्य देश, और मध्य देश इसने किसको कहा है? उज्जैन को। उज्जैन को इसने ब्राह्मणों का देश भी कहा है, ब्राह्मणों का देश भी कहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों का देश किसे कहा है? उज्जैन को कहा है। कहने वाला कौन है? फायन है। अब ये सबसे पहले कहाँ गया? उज्जैन गया। अब उज्जैन में क्या देखा? वहाँ पहुँचा, गुट्टा सा था, ज़्यादा लंबाई नहीं थी, बौना था। अब ये उज्जैन गया तो वहाँ क्या देखता है? रात्रि काल में सब कोई गेट नहीं थे, सब खुले हुए थे। तो इसने एक कथन कह दिया, यहाँ के लोग घरों में ताला नहीं लगाते हैं, ताला नहीं लगाते हैं। ये कथन एक चीनी आदमी, एक राजा के बारे में कहा हुआ है। राजा कौन था? जो 2012-13 वाले रीट में ये पेपर में पूछा गया। तो आंसर क्या था? फायन ने किस राजा के बारे में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। उज्जैन से, अब उज्जैन में गया तो उसने अनेक ब्राह्मण देखे। आप जानते हो ब्राह्मणों की इसने प्रशंसा की। ब्राह्मण पान चबाते हैं। यहाँ पान चबाना एक प्रचलित प्रथा है, हर कोई पान चबाता था। बनारस वाला पान जो मान लो, घरों में ताले नहीं लगाते थे। यहाँ के लोग सभ्य हैं, यहाँ चोरी डकैती नहीं होती। यहाँ का राजा ना तो प्राणदंड देता है, ना शारीरिक दंड देता, ना कोड़े मारता है, ना गर्दन काटता है। अर्थात ना तो प्राणदंड देता है, ना शारीरिक दंड देता है। राजा बहुत अच्छा है। यहाँ का जीवन सुख में है, कोई कष्ट में नहीं है। यहाँ कोई चोरी नहीं होती, ऐसी प्रशंसा इस राजा ने की, उज्जैन में रहते हुए की। और इसने कहा था कि यहाँ नीची जातियों का भी उल्लेख इसने बताया। तो इसने सबसे पहले अत्यंत जाति, सबसे नीची जाति हिंदुस्तान में उस समय थी चांडाल, जो मांस खाती थी, शमशान घाट में रहती थी। और चांडाल जाति जब राजधानी में आती थी, शहर में आती थी, कस्बे में आती थी, तो एक डंडा अपने साथ लेकर के आता था, खट खट की आवाज़ करता था। और चांडाल जाति का सबसे पहले स्पष्ट रूप से जो उल्लेख किया है, इसी फायन ने किया। ये क्वेश्चन आपको अच्छा है, चांडाल ध्यान रखना। इसका मतलब अछूत जाति थी, इसका मतलब है गुप्त काल में अछूत जातियां थी, भेदभाव भी रहा होगा। तो क्योंकि जब ये खटखट करता था तो अन्य व्यक्ति हट जाते थे, अछूत जाति का भी संबंध है, छुआछूत भी थी। सीधी बात है, ये कथन सत्य असत्य में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना इनको। इस प्रकार इसने उल्लेख किया। दूसरा कहते हैं उज्जैन से और ब्राह्मणों की प्रशंसा का, ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मणों की इसने प्रशंसा की। ब्राह्मण लहसुन प्याज भोजन में नहीं खाते। ब्राह्मण खाने में क्या नहीं खाते, भोजन में क्या नहीं खाते? लहसुन और प्याज नहीं खाते। ये कथन आज भी चर्चित है। आप जानते हैं ब्राह्मण हो साहब, ये लहसुन प्याज की सब्जी मत बनाइयो साहब, ब्राह्मण आ रहा हो हमारे घर में साहब, पुरोहित आ रहा है, लहसुन प्याज की सब्जी मत डालियो, मत बनाइयो। तो ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाते, ये कथन जो वर्तमान में चर्चित है, वो कहने वाला कौन था? फायन था। इसी कथन आज चर्चित है। एक बात, अंत में ये कहाँ पहुंचा? इसकी पहली राजधानी, और इसकी पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र में पहुंचा और कहते हैं वहां अशोक के इसने क्या देखे, घर देखे। अशोक के जो लकड़ी के महल थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भी चर्चित हुए थे, उसने भी लकड़ी के महल बनाए थे, बाद में चर्चित हुए, लेकिन अशोक ने मौर्य काल में बहुत सुंदर कलाकृति, अच्छी स्थापत्य कला का प्रयोग करते हुए अपने लकड़ी के स्पेशल महल बनाए थे। इस समय खंडर हो चुके थे, केवल अवशेष थे, ये उनको देखने गया और अशोक के लकड़ी के महलों को इसी व्यक्ति ने देवताओं द्वारा निर्मित कहा। अशोक के जो लकड़ी के महल पाटलिपुत्र में थे, लकड़ी के महलों को क्या कहा, देवताओं द्वारा निर्मित कहा। देवताओं द्वारा निर्मित कहा। एक बात ये कथन ध्यान रखना, ठीक है। पाटलिपुत्र में अशोक के लकड़ी के सुंदर महलों को देवताओं द्वारा निर्मित किसने कहा, तो आपको आंसर फायान करना है। एक बात, अब ये वहां पहुंचता है, पाटलिपुत्र में पहुंचता तो वहां एक कर्मचारी देखता है, तो इसने एक प्रसिद्ध कथन कहा था, यहाँ के कर्मचारी वेतनभोगी हैं, अर्थात राजा इनको तनख्वाह देता है। कर्मचारी कहते हैं वेतनभोगी है, लेकिन किसान क्या करते हैं, किसान राजा की भूमि जोतते हैं। क्या जोतते हैं, किसान राजा की भूमि जोतते हैं। ये कथन भी फायान ने किस राजा के बारे में कहा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कहा। लेकिन ध्यान रखना, इस पुस्तक में किसी भी राजा, किसी भी सम्राट का उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब है इसने चंद्रगुप्त का उल्लेख नहीं किया है, किसी भी राजा का उल्लेख नहीं किया, केवल राजा शब्द लिखा है, राजा के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया। एक बात, किसी सम्राट का इसने उल्लेख नहीं किया है, केवल राजा लिखा है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो कर्मचारी राजा के वेतनभोगी हैं तथा किसान राजा की भूमि जोतते हैं। राजा ना तो प्राणदंड देता, ना सारी दंड देता है। यहाँ राजा का साम्राज्य बहुत ही शांत प्रिय है, यहाँ कोई चोरी नहीं होती, ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, यहाँ एक नीची जाति रहती है, चांडाल। ऐसे करके ये ब्राह्मणों का देश है, ये बनी ब्राह्मणों का, पुरोहितों का देश है। ये इसने इस प्रकार तुषार जी इसके बारे में इसने विशेष रूप से, ये विशेष है, इसने प्रशंसा की है। एक बात प्रशंसा की है। ये तो हो गया फायान। तो फायान के बारे में जो मैंने आपको कथन कुछ मौखिक बोले हैं, कुछ ये बोले हैं, तो वीडियो आप देख करके इनको लिख लेना, इनमें से कथन पूछा जा सकता है। सीधी बात है, यदि ब्राह्मणों की प्रशंसा पूछे, ब्राह्मणों की कोई प्रशंसा करे और कोई विदेशी यात्री का नाम पूछे तो फायान कर देना, ठीक है। नेहा जी फायान कर देना, तुषार जी फायान कर देना, ध्यान रखना इस बात को। अब कहते हैं जब इसकी दूसरी राजधानी उज्जैन बनी, तो उज्जैन में नवरत्न रहते थे, 9 विद्वानों की मंडली रहती थी। 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहते हैं, 9 विद्वानों की मंडली रहती थी। तो भारत का पहला राजा जिसने सबसे पहले नवरत्न प्रणाली की शुरुआत की थी, नवरत्न प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत करने वाला हिंदुस्तान का पहला राजा, अकबर मत कर देना, हिंदुस्तान का पहला राजा जब सबसे पहले जिसने अपने दरबार में नवरत्न प्रणाली की व्यवस्था की थी, 9 विद्वानों की मंडली की व्यवस्था की थी, वह राजा कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब नवरत्न कौन कौन थे, तो इसको कल मैं एक ट्रिक के द्वारा पूरी कला संस्कृति नवरत्नों को ट्रिक के द्वारा, उनकी किताबों को भी एक ट्रिक के द्वारा बताने जा रहा हूं। इसलिए कल आपको सही 3 बजे क्लास में आ जाना।